सोचिए, क्या हो अगर एक पूरे देश का भविष्य सिर्फ दो जनरलों के हाथ में आ जाए। सूडान में दुख की बात है कि यही हकीकत है। तो आज हम इसी विनाशकारी गृह युद्ध को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये शुरू कैसे हुआ, लाखों लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ रहा है और कौन है वो ताकतें जो पर्दे के पीछे से इस आग को और भड़का रही हैं। इस संकट का पैमाना कितना बड़ा है, ये समझने के लिए बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए। 1,10,00,000 से ज्यादा लोग। जी हाँ, अप्रैल 2023 से अब तक इतने लोग अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन संकट है और फिर भी ये अक्सर हमारी नजरों से, हमारी सुर्खियों से ओझल रहता है। तो ये लड़ाई है किसके बीच? इस जंग के मैदान में आमने सामने हैं दो गुट। एक तरफ है सूडान की अपनी आर्मी, जिसे हम सुडानी आर्म्ड फोर्सेस यानी SAF के नाम से जानते हैं, और उनके सामने खड़ा है एक बहुत ही ताकतवर पैरामिलिट्री ग्रुप। इसका नाम है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस या RSF। और विडंबना देखिए, जो कभी साथ मिलकर काम करते थे, आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो आखिर एक देश अपने ही खिलाफ कैसे लड़ने लगता है? सूडान की कहानी असल में दो लोगों की कहानी है। दो ऐसे लोग जो कभी साथ थे, लेकिन सत्ता की भूख ने उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया और पूरे देश को इस आग में झोंक दिया। तो ये दो चेहरे कौन हैं? एक है जनरल अब्देल फताह अल बुरहान, जो SAF यानी आर्मी के चीफ हैं, और दूसरे हैं मोहम्मद हमदान दगालो, जिन्हें सब हिमेदी के नाम से जानते हैं। ये RSF के लीडर हैं। कहने को तो ये लड़ाई RSF को आर्मी में मिलाने के प्लान को लेकर शुरू हुई, पर सच तो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लड़ाई थी। असली सवाल एक ही था, सूडान पर राज कौन करेगा? RSF की कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा, दारफूर के खूनी इतिहास में। इनकी शुरुआत हुई थी कुख्यात जंजावीद मिलिशिया के तौर पर, जिन्हें सरकार ने ही विद्रोहियों को बेरहमी से कुचलने के लिए बनाया था। 2013 में इन्हें एक नया फॉर्मल नाम दे दिया गया, RSF। लेकिन नाम बदला, काम नहीं। और फिर सोने की स्मगलिंग और विदेशी ताकतों की मदद से ये एक छोटे मोटे मिलिशिया ग्रुप से एक बहुत ही पावरफुल, अमीर प्राइवेट आर्मी बन गए। पर जब जनरल लड़ते हैं तो पिसता कौन है? आम इंसान। और ये कोई सरहद पर लड़ी जाने वाली जंग नहीं है। ये जंग घरों में, गलियों में, मोहल्लों में लड़ी जा रही है, जिसने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को एक भयानक सपने में तब्दील कर दिया है। ये आंकड़ा सुनिए और सोचिए। देश की करीब करीब आधी आबादी, 2,10,00,000 से ज्यादा लोग भयानक भुखमरी का सामना कर रहे हैं। और ये कोई कुदरती आफत नहीं है, ये जानबूझकर किया जा रहा है। दोनों ही गुट, SAF और RSF, जानबूझकर खाने पीने और मदद के रास्ते रोक रहे हैं। भुखमरी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जंग सिर्फ आज को तबाह नहीं कर रही, ये सूडान के भविष्य को भी खा रही है। 1 करोड़ बच्चे, सोचिए, 1 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये एक पूरी की पूरी पीढ़ी है जो खो रही है, जिसके सपने गोलियों और बमों के शोर में दफन हो रहे हैं। और एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये कोई क्रॉस फायर में होने वाला नुकसान नहीं है। ये आम लोगों पर सोच समझकर किया जा रहा हमला है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि RSF जातीय सफाई और बड़े पैमाने पर हत्याएं कर रहा है, खासकर दारफुर में। वहीं दूसरी तरफ SAF पर भी आरोप है कि वो रिहायशी इलाकों पर हवाई बमबारी कर रहा है, यहाँ तक कि केमिकल हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जंग इतने लंबे समय से चल कैसे रही है? इतनी तबाही के बाद भी रुक क्यों नहीं रही? इसका जवाब सूडान के अंदर नहीं बल्कि बाहर है। कुछ बाहरी देश और ताकतें हैं जो इस आग में लगातार घी डाल रहे हैं और इस लड़ाई को और भी खतरनाक बना रहे हैं। एक एक्सपर्ट है कैमरन हडसन। उनका कहना है कि अगर ये बाहरी दखलंदाजी ना होती तो ये जंग शायद कब की खत्म हो चुकी होती। ये विदेशी ताकतें ही हैं जो दोनों तरफ हथियार, पैसा और पॉलिटिकल सपोर्ट पहुंचा रही हैं और शांति की हर कोशिश को नाकाम कर रही हैं। तो इस प्रॉक्सी वॉर में कौन किसके साथ है? चलिए देखते हैं। SAF यानी आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं मिस्र और सऊदी अरब, और दूसरी तरफ RSF के पीछे खड़े हैं संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और रूस का वैगनर ग्रुप। और ये मदद सिर्फ पैसे या बातों तक सीमित नहीं है। सबूत बताते हैं कि UAE ने तो सारे अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखकर RSF को चीन में बने खतरनाक ड्रोन्स, मोर्टार और गाइडेड बम तक दिए हैं।
यही वो हथियार हैं जो वहाँ जमीन पर तबाही मचा रहे हैं। रूस का वैगनर ग्रुप भी पीछे नहीं है, उनका भी अपना फायदा है। वो आरएसएफ को लॉजिस्टिक्स और मिलिट्री सपोर्ट दे रहे हैं और बदले में क्या ले रहे हैं? सूडान की सोने की खदानों का कंट्रोल। मतलब एक तरफ सोना, दूसरी तरफ बंदूकें, एक बहुत ही खतरनाक सौदा है ये। लेकिन जंग के मैदान में कहानी थोड़ी बदल रही है। हवा का रुख पलटता हुआ दिख रहा है। जो लड़ाई कुछ समय पहले तक एक तरफा लग रही थी, वो अब एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक मोड़ पर आ गई है। देखिए, महीनों तक ऐसा लग रहा था कि आरएसएफ का पलड़ा भारी है। उन्होंने राजधानी खार्तूम पर कब्जा कर लिया था, दारफूर का बड़ा हिस्सा उनके कंट्रोल में था। पर फिर 2025 की शुरुआत में पासा पलट गया। एसएएफ ने एक जबरदस्त पलटवार किया, राजधानी खार्तूम को वापस अपने कब्जे में ले लिया और आरएसएफ को बैकफुट पर धकेल दिया। तो अचानक ये बदलाव आया कैसे? इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली, एसआईएफ ने बड़े पैमाने पर नई भर्तियां की और अपनी ताकत बढ़ाई। दूसरी वजह, उन्होंने अपने पुराने दुश्मनों यानी कुछ विद्रोही गुटों से हाथ मिला लिया। और तीसरी और सबसे अहम बात, आरएसएफ के अंदर ही फूट पड़ गई। उनके एक बड़े कमांडर ने पाला बदल लिया, जिससे वो अंदर से कमजोर हो गए। अब इतनी तबाही के बाद भी शांति की कोशिशें बार बार फेल क्यों हो रही हैं? और क्या इन जनरलों के लड़ाई के अलावा कोई और रास्ता भी है? देखिए, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे बड़े देशों ने कई बार शांति वार्ता करवाई, लेकिन हर बार नतीजा सिफर रहा। क्यों? क्योंकि सारी बातचीत सिर्फ इन्हीं 2 जनरलों के इर्द गिर्द घूमती है। उन लोगों की कोई बात ही नहीं करता जिनकी जिंदगियां तबाह हो रही हैं। सूडान के आम लोगों को तो जैसे इस पूरी प्रक्रिया से बाहर ही रखा गया है। तो अगर जनरल से बात करके हल नहीं निकल रहा, तो फिर रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब सोच बदलने की जरूरत है। असली और टिकाऊ शांति तभी आ सकती है जब लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले आम लोगों के ग्रुप्स को, उन लोगों को जो सच में एक बेहतर सूडान चाहते हैं, उन्हें बातचीत के सेंटर में लाया जाए। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, जमीन पर ये ग्रुप्स कमाल का काम कर रहे हैं। रेजिस्टेंस कमिटीज और इमरजेंसी रिस्पांस रूम्स जैसी युवाओं के बनाए नेटवर्क, ये अपने लोगों के लिए लाइफलाइन बन गए हैं। जहां बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एजेंसियां नहीं पहुंच पा रही हैं, वहां ये लोग अपनी जान पर खेलकर खाना, पानी और दवाइयां पहुंचा रहे हैं। यही सूडान की असली हिम्मत है। और यहीं पर आकर हम इस विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। अगर जनरलों के बीच की बातचीत फेल होती रही, अगर विदेशी ताकतें इस आग को भड़काती रहीं, तो फिर सूडान के लोगों के लिए आगे का रास्ता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ सूडान का ही नहीं, बल्कि उस पूरे इलाके का भविष्य तय करेगा।